आज डिजिटल नोट्स के इस विशेष विस्तृत विश्लेषण में हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प पीडीएफ है, एक पूरा डेटाबेस। और हमारा मिशन सिर्फ इन वर्षों या जयंतियों को रटना नहीं है, बल्कि हम ये समझेंगे कि एक राज्य अपनी नीतियां कैसे बनाता है। तो चलिए सीधे पेज 1 से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस पहले पन्ने पर राज्य के अस्तित्व से जुड़ी दो बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें हैं। पहली है 1 नवंबर, जो कि हरियाणा दिवस है, और दूसरी तारीख है 23 सितंबर, जिसे हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, जो कि राव तुलाराम का शहीदी दिवस है। राइट। अब मुझे 1 नवंबर का लॉजिक तो समझ आता है कि भाई इस दिन राज्य का गठन हुआ, लेकिन शहादत के दिन को इतनी बड़ी पहचान क्यों दी जाती है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस राज्य की आत्मा को समझना होगा। 1 नवंबर निश्चित रूप से एक प्रशासनिक जन्म है। एक जमीन तय कर दी गई, एक नाम दे दिया गया। लेकिन कोई भी राज्य सिर्फ कागजी नक्शों से नहीं बनता है। एक समाज को जो चीज जोड़कर रखती है ना, वो है उसका साझा इतिहास। 23 सितंबर यानी राव तुलाराम का शहीदी दिवस असल में उस राज्य के चरित्र का प्रतीक है। अच्छा। ये लोगों को याद दिलाता है कि ये जो जमीन है, ये उन्हें विरासत में ऐसे ही खैरात में नहीं मिल गई है। इसके पीछे वीरता और बहुत बड़ा बलिदान है। वाह, मतलब प्रशासनिक जन्म और वैचारिक जन्म दोनों मिलकर ही इस नींव को पूरा करते हैं। ये बहुत गहरा विचार है। अब अगर हम पेज 2 की तरफ बढ़ें तो समाज के ताने बाने से जुड़ी दो और दिलचस्प तारीखें मुझे दिख रही हैं। जी। एक तरफ महर्षि वाल्मीकि जयंती है, जिसे समरसता दिवस कहा गया है, और ठीक उसी के बगल में 15 जुलाई की तारीख है, जिसे तरु या वृक्ष दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि क्या सामाजिक शांति और प्राकृतिक संतुलन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हैं? मतलब इन दोनों को एक साथ पेज 2 पर क्यों रखा गया है? ये कोई रस्मी बात नहीं है। ये ना नीति निर्माण का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, समरसता का सीधा अर्थ है समाज में सभी के बीच शांति, सोशल हार्मनी। हाँ, महर्षि वाल्मीकि जयंती को इस रूप में मनाना समाज के तनावों को कम करने का प्रयास है। अब आप सोचिए, जो समाज आपस में ही लड़ रहा हो, जो आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा हो, वो पर्यावरण के बारे में क्या ही सोचेगा? बिल्कुल, वो पर्यावरण संरक्षण जैसी बड़ी चुनौतियों पर ध्यान दे ही नहीं सकता। एक शांत समाज ही अपने पेड़ों और अपने पानी की रक्षा कर सकता है। इसलिए ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। क्या बात है! इंसान और इंसान के बीच शांति के बिना प्रकृति के साथ शांति नहीं हो सकती। बहुत ही तार्किक है। अब इसी ढांचे को चलाने के लिए राज्य को प्रशासन चाहिए। अगर हम पेज 3 देखें तो यहाँ 3 बहुत अलग अलग क्षेत्र हैं। 22 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, 1 सितंबर को पर्यटन दिवस जहां मोर का चित्र है, और 21 अक्टूबर को पुलिस दिवस। यहाँ मुझे ना एक उपमा सूझ रही है। अगर हम राज्य को एक शरीर मान लें तो 21 अक्टूबर की जो पुलिस है वो उसकी ढाल है, 22 अप्रैल का पंचायती राज उसकी रीढ़ की हड्डी है, और 1 सितंबर का पर्यटन उस राज्य का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ये एनालॉजी एकदम सटीक है और ये प्रशासन के काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से समझाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पर्यटन सिर्फ घूमने फिरने की चीज है, हाँ, हॉलिडे टाइप, लेकिन ये अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब जरा सोचिए, कोई भी पर्यटक उस राज्य में क्यों आना चाहेगा जहां कानून व्यवस्था ही ना हो, मतलब जहां ढाल कमजोर हो? सही बात है, कोई नहीं जाएगा। सुरक्षा पहली शर्त है। और इसी तरह राजधानी में बैठकर कितनी भी अच्छी नीतियां बना लें, अगर जमीनी स्तर पर गांव में पंचायत यानी आपकी रीढ़ मजबूत नहीं है तो पैसा सही जगह पहुंचेगा ही नहीं। राज्य को यह बात पता है कि जब ढाल और रीढ़ मजबूत होंगे तभी उसका चेहरा यानी पर्यटन मुस्कुरा सकेगा। वाओ, ये तो पूरी एक सिस्टम इंजीनियरिंग है। अब पेज 4 पर आते हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। यहाँ घोषित वर्षों की बात शुरू हो रही है, 2006 से लेके 2009 तक। जी। सीक्वेंस देखिए, 2006 है बालिका वर्ष, जहां एक स्कूल बैग का चित्र है। 2007 है बिजली बचाओ वर्ष, 2008 है शिक्षा वर्ष, और 2009 है किसान मजदूर कल्याण वर्ष। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? मतलब बालिका के तुरंत बाद अचानक बिजली का मुद्दा, ये कोई क्रोनोलॉजी तो नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है बस रैंडमली अलग अलग टॉपिक्स को एक साथ चिपका दिया गया है। पहली नजर में ये थोड़ा बिखरा हुआ लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की नीतिगत सोच को डिकोड करें ना, तो ये विकास की बहुत ही सोची समझी क्रोनोलॉजी है। मैं समझाता हूँ। हाँ प्लीज। 2006 में शुरुआत होती है समाज की सबसे नाजुक कड़ी से,
यानी बालिका से। आपने बच्ची के जीवन को सुरक्षित कर लिया, अब उसकी सबसे बड़ी जरूरत क्या होगी? पढ़ाई, शिक्षा। लेकिन एक गांव में पढ़ाई के लिए रात में रोशनी चाहिए ना, और बिना बिजली के वो कैसे होगा? इसलिए 2007 में फोकस तुरंत बिजली बचाने और ऊर्जा पर शिफ्ट हो गया। ओह, तो बिजली इसलिए सुरक्षित की गई ताकि बुनियादी विकास हो सके। बिल्कुल। जब ऊर्जा सुरक्षित हो गई तब 2008 में पूरी ताकत शिक्षा पर लगा दी गई, और जब शिक्षा का ढांचा तैयार होने लगा तब राज्य अपनी अर्थव्यवस्था चलाने वाले मुख्य नोकों के पास गया। यानी 2009 में किसान और मजदूर। एग्जैक्टली। ये इंसान से शुरू होकर संसाधनों से होते हुए वापस इंसान के रोजगार पर खत्म हो रहा है। ये तो डॉट्स कनेक्ट करने वाली बात हो गई। ये वाकई बहुत सॉलिड लॉजिक है, और इसी लॉजिक को अगर हम पेज 5 पर अप्लाई करें तो वहां प्रगति के वर्ष हैं 2010 से 2013 तक। 2010 है ऊर्जा वर्ष, और 2011 है जल संरक्षण वर्ष, और फिर अचानक से 2012 आता है युवा वर्ष के रूप में, और 2013 है उद्योग एवं रोजगार वर्ष। अगर मैं ध्यान दूं तो 2010 और 2011 पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों, पानी और ऊर्जा को बचाने पर फोकस कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। यहाँ राज्य असल में डेमोग्राफिक डिविडेंड की तैयारी कर रहा है। मतलब जनसांख्यिकीय लाभांश। हाँ, 2012 का युवा वर्ष और 2013 का उद्योग वर्ष बहुत बड़े टारगेट थे। आप सिर्फ कागज पर घोषणा करके तो फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते ना। हाँ, जमीन पर तो कुछ और ही चाहिए। कोई भी उद्योग बिना दो चीजों के नहीं चलता, बिजली और पानी। राज्य को पता था कि अगर 2013 में लाखों युवाओं को रोजगार देना है तो पहले संसाधन जुटाने होंगे, इसलिए 2010 और 11 में पानी और बिजली बचाई गई। फिर 2012 में युवाओं को स्किल दी गई ताकि 2013 में उन्हें सीधा फैक्ट्रियों में काम मिल सके। अरे वाह, बिना पानी बिजली के फैक्ट्री का कोई मतलब ही नहीं है। ये बहुत दूरदर्शी सोच है। लेकिन विकास सिर्फ भौतिक चीजों का तो नहीं होता। पेज 6 पर हमें समावेशी विकास और संस्कृति का तालमेल दिखता है। बिल्कुल। 2014 है समावेशी विकास, 2015 है गीता जयंती वर्ष जहां एक किताब का प्रतीक है, और 2016 है कन्या भ्रूण संरक्षण वर्ष जहां एक बच्ची का प्रतीक है। मतलब आधुनिकता और प्राचीन संस्कृति दोनों साथ चल रहे हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ मैं पेज 7 के लिए एक सस्पेंस छोड़ना चाहूंगी। 2016 में कन्या भ्रूण संरक्षण तो हुआ, लेकिन 2016 सिर्फ इसके लिए नहीं जाना जाता। पेज 7 पर एक ऐसा जश्न आता है जिसने पूरे राज्य का इतिहास बदल दिया। आप 1 नवंबर 2016 की बात कर रही हैं, हरियाणा स्वर्ण जयंती, क्योंकि राज्य के गठन के 50 साल पूरे हो गए थे। बिल्कुल, 50 साल का जश्न, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन मुझे पीडीएफ में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब विरोधाभास दिख रहा है। वो क्या? देखिए, 2016 में आपने इतनी बड़ी सफलता और प्रगति का जश्न मनाया, और ठीक अगले ही साल 2017 को गरीब कल्याण वर्ष घोषित कर दिया गया। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम बहुत आगे आ गए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अभी भी गरीब कल्याण की जरूरत है। ये विरोधाभास नहीं है। मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही परिपक्व लीडरशिप की निशानी है। 50 साल पूरा होना किसी भी राज्य के लिए एक मनोवैज्ञानिक मुकाम होता है। जश्न मनाना जरूरी है क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, लेकिन जश्न के साथ एक बहुत बड़ा खतरा आता है, आत्मसंतुष्टि या कंप्लेसेंसी का। जब सफलता का शोर बहुत ज्यादा होता है ना, तो जो लोग पीछे छूट गए हैं उनकी आवाज दब जाती है। ओह! तो राज्य ने 2017 को गरीब कल्याण वर्ष बनाकर एक तरह का ग्राउंडिंग मैकेनिज्म लागू किया। ये खुद को याद दिलाने का तरीका था कि 50 साल की प्रगति जीरो है अगर आज भी समाज का सबसे निचला इंसान संघर्ष कर रहा है। वाओ! मतलब जश्न के शोर में कमजोर लोगों को भूलना चाहे, ये बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ नजरिया है। और यही सुशासन वाली सोच मुझे पेज 8 पर भी दिखती है। हाँ, सुशासन का संकल्प। 2018 में उज्ज्वला वर्ष के तहत गैस सिलेंडर बांटे गए। फिर 2020 आता है, सुशासन वर्ष। लेकिन 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष कहा गया है, और वहां ई गवर्नेंस टैबलेट का चित्र भी है। अब मुझे ये समझाइए कि सुशासन तो समझ आता है, लेकिन ये परिणाम वर्ष क्या है? क्या नीतियां बनाना काफी नहीं होता? बिल्कुल काफी नहीं होता। दुनिया की सबसे अच्छी नीति भी अगर सिर्फ किसी सरकारी फाइल में बंद है तो उसका कोई मोल नहीं है। सही बात है। 2020 में राज्य ने सुशासन का ढांचा बनाया, सिस्टम को डिजिटल किया, लेकिन 2021 को परिणाम वर्ष घोषित करने का मतलब था सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी
यानी जवाबदेही तय करना। अच्छा। सरकार अपने ही अधिकारियों से कह रही थी कि हमें सिर्फ कागजी प्रोसेस नहीं चाहिए, हमें जमीन पर नतीजे चाहिए। कितने लोगों को फायदा मिला, डेटा लेकर आओ। मतलब आपने सिर्फ पेड़ लगाकर फोटो नहीं खिंचवानी है, ये भी गिनना है कि कितने पेड़ जिंदा बचे। एग्जैक्टली। और इसी जवाबदेही का असर हमें पेज 9 पर दिखता है। अंत्योदय उत्थान 2022 है सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष, और 2023 है अंत्योदय आरोग्य वर्ष। आरोग्य मतलब स्वास्थ्य जी। अब अंत्योदय शब्द का मतलब अगर सरल भाषा में कहें तो कतार में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति का उदय। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या बेहतरीन प्रशासन का असली पैमाना यही नहीं है कि सबसे अंतिम व्यक्ति को दवा और इलाज मिल सके? 100% यही पैमाना है। देखिए, अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी को पूरी तरह पलट देता है। वो कैसे? दुनिया में माना जाता है कि ऊपर के लोगों को अमीर बनाओ तो पैसा रिस कर नीचे पहुंच जाएगा। हाँ, जो कि कभी पहुंचता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अंत्योदय कहता है कि मोटर सीधे सबसे नीचे वाले व्यक्ति के पास लगाओ। विकास नीचे से शुरू होना चाहिए। और 2023 में आरोग्य यानी स्वास्थ्य को चुनना बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के कुछ नहीं हो सकता। एकदम सही। अगर समाज का सबसे आखिरी इंसान बीमार है तो आप उसे कोई डिजिटल टैबलेट दे दो या कोई जॉब दे दो, वो उसका क्या ही करेगा। हर तरह के विकास की पहली शर्त स्वास्थ्य ही है। ये सचमुच सोचने वाली बात है कि बीमार इंसान के लिए सारी नीतियां बेमानी हैं। अब हम पेज 10 पर आते हैं, जो आगामी लक्ष्यों और शहीदों के बारे में है। 2024 है संकल्प से परिणाम वर्ष। यहाँ पीडीएफ में एक मुट्ठी का चित्र है जो दृढ़ संकल्प दिखा रहा है। और 2025 है सहकारिता वर्ष। लेकिन इसी पेज पर 31 जुलाई को ऊधम सिंह दिवस और विश्वकर्मा दिवस को मजदूर श्रम दिवस के रूप में रखा गया है। मुझे ये अतीत और भविष्य का बड़ा अनोखा संगम लग रहा है। एक तरफ सहकारिता से भविष्य बन रहा है और दूसरी तरफ मजदूरों के पसीने का सम्मान हो रहा है। ये संतुलन बहुत खूबसूरत है। वो जो मुट्ठी का चित्र है ना, वो बिखरी हुई उंगलियों के एक हो जाने की ताकत बताता है। 2024 उन संकल्पों को जमीन पर उतारने का साल है। लेकिन कोई भी समाज अपनी जड़ों को काटकर आसमान नहीं छू सकता। सही है। ऊधम सिंह जी को याद करना आजादी की कीमत बताता है, और विश्वकर्मा दिवस पर मजदूर श्रम दिवस मनाना ये बताता है कि इस राज्य की इमारतें किसी जादू से नहीं, मजदूर के हाथों से बनी हैं। श्रम के सम्मान की संस्कृति। और सम्मान की यही संस्कृति पेज 11 के राज्य स्तरीय आयोजनों में दिखती है। यहाँ एक स्पेशल नोट है कि ये सारे आयोजन आधिकारिक रूप से राज्य स्तर पर होते हैं। जी। इसमें श्री तेग बहादुर शहीदी दिवस है, जहां तलवार का चित्र है, गुरु श्री गोबिंद सिंह जयंती है, और परशुराम जयंती है जिसके साथ फरसे का चित्र है। ये सब वीरता और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले प्रतीक हैं। देखिए, इन महापुरुषों की जयंतियों को सरकारी स्तर पर मनाने का एक बहुत गहरा मनोविज्ञान होता है। राज्य असल में अपनी नींव में शौर्य को सबसे ऊंचा स्थान दे रहा है। ये नागरिकों को एक मैसेज है कि परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, आपको सत्य और न्याय के लिए लड़ना है। बिल्कुल। और सिर्फ तलवार ही नहीं, पेज 12 पर उन लोगों की आवाज है जिन्होंने विचारों और मेहनत से समाज को बदला। यहाँ संत कबीर जयंती है, संत रविदास जयंती, धन्ना भगत जयंती है, और साथ ही चौधरी छोटूराम जयंती भी है, जिनके साथ चरखा और किसानों का प्रतीक बना हुआ है। अलग अलग वर्गों के इतने सारे नायकों को एक साथ सेलिब्रेट करना, क्या राज्य जानबूझकर सामाजिक समानता ला रहा है? हाँ, ये समाज सुधारकों और किसानों की आवाज को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास है। कबीर और रविदास जी ने उस दौर में जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। चौधरी छोटूराम जी ने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। राइट। जब राज्य ने अपना हीरो बनाता है ना, तो वो डिक्लेयर कर रहा होता है कि सामाजिक समानता हमारे डीएनए में है। वाओ। और ये समानता की बात पेज 13 पर अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचती है। राष्ट्र निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। यहाँ पीडीएफ में संविधान की पुस्तक और उनकी मूर्ति बनी हुई है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक निष्कर्ष निकालें ना, तो वो इसी पन्ने पर आकर रुकता है। हमने जो पिछले इतने पन्नों में गरीब कल्याण, अंत्योदय, समावेशी विकास पढ़ा, उन सब का असली सोर्स कोड या कह लें असली प्रेरणा वो हमारा संविधान ही है। राज्य स्तर पर इन आयोजनों का होना ये साबित करता है कि ये संवैधानिक विचार सिर्फ किताबों में नहीं है, ये प्रशासन की रोजमर्रा की वर्किंग का हिस्सा हैं। ये बहुत ही पावरफुल बात कही आपने कि नीतियां हवा में नहीं बनती, वो इन महापुरुषों के विजन से बनती हैं। अब हम आखिरी पन्ने पेज 14 पर आते हैं। यहाँ सुशासन के सफर को समझाने के लिए सीढ़ियों का चित्र दिया गया है।
सबसे नीचे सुशासन 2020, फिर उसके ऊपर परिणाम 2021, फिर अंत्योदय 2022 और सबसे ऊपर संकल्प से परिणाम 2024। नीचे एक संदेश है, हरियाणा की गौरवशाली परंपरा और प्रगति के प्रतीक। ये सीढ़ियों वाली एनोलॉजी क्या बता रही है? ये सीढ़ियां प्रशासन का सबसे बड़ा सच है। ये बताती हैं कि सफलता कोई लिफ्ट नहीं होती कि आपने बटन दबाया और सीधे टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल, आपको 2020 से 2024 तक एक-एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। पहले सुशासन की नींव, फिर रिजल्ट, फिर अंतिम इंसान तक पहुंचना। इसमें वक्त लगता है, लेकिन ये टिकाऊ होता है। ये सारे साल महज डेटा नहीं है, ये प्रगति का चलता फिरता सबूत है। वाकई आज के इस विस्तृत विश्लेषण के बाद ये एकदम साफ है कि कैलेंडर में छपे ये दिन सिर्फ छुट्टियां नहीं है, ये किसी राज्य का ब्लूप्रिंट है। सही कहा। बस हमें उन्हें डिकोड करने का नजरिया चाहिए।